ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दों की मशाल देख रहे हैं आप, और मुद्दों की मशाल में हमारा आज का मुद्दा है अश्लीलता। अश्लील वेबसाइट्स जो हमारे समाज के लिए लगातार दीमक का काम कर रही हैं, और कम से कम समाज के बाकी तबकों को तो ये नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो युवा शक्ति को पहुंचा रहे हैं। थोड़े से दुख की बात यह है कि ये इतना संवेदनशील और गंभीर मुद्दा हमारे राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं है। यह बड़े दुख और गंभीर की बात है। और सिंह साहब जैसा कि कह भी रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, यह संज्ञान हमारी सरकारों को लेना चाहिए था, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्यों की हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा और सरकार पूरी इच्छा शक्ति दिखाकर इस पर रोक लगाने का काम करेगी। बहुत जल्दी से हम अपने पैनल से एक बार फिर से आपका परिचय करा दें हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किए। आचार्य मिलन शुक्ला जी, मशहूर बहुत ही सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ हैं। एपी सिंह साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुनीता दुग्गल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं बीजेपी की। संध्या बजाज जी हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस की सुमन दहिया जी हैं, उपाध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। प्रदीप देसवाल है, प्रदेश अध्यक्ष इंसो। शुभलता मलिक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हैं, मशहूर समाज शास्त्री हैं। कैलाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिभावक मंच के। और हमारे साथ एक युवा शक्ति, एक युवा छात्र अजय डागर भी हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्यों इतनी बड़ी ये विकराल समस्या हो गई, जिम्मेदार कौन है, रोक कैसे लगेगी, नुकसान क्या हो रहे हैं, समाधान क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमने ब्रेक पर जाने से पहले आचार्य जी एक सवाल आपसे पूछा था और बहुत ईमानदारी से हम जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आध्यात्मिक गुरु हैं। माना यह जाता है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है समाज को सही रास्ता दिखाना, उपदेश देना, दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देना, यह एक अलग बात है। लेकिन क्या आप खुद को या अपने समुदाय को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि वाकई आप लोग जो रास्ता दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाए, या फिर आप लोगों के लिए समाज में जगह ही बहुत कम रह गई है? मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं, आज संस्कृति और संस्कार के लिए सरकार के पास कितना समय है, कितना धन है, कितना मन है। आप लोगों को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आपको उत्तर दे रहा हूं। आज संस्कृत की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, कोई भी सरकार आती उसके लिए गौड़ हो गई है। निर्विवाद रूप से इस बात को कहता हूं। और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, मेरी पाठशाला में आइए। हमारे यहाँ 5 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत होता है और प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक की दिनचर्या है। आज हॉस्टल्स की आप अचानक निरीक्षण कर लीजिए, वहां क्या हो रहा है। जहां हमारे नीति निर्धाता ही चरित्रवान नहीं होंगे, निष्ठावान नहीं होंगे, राष्ट्र के चरित्र के लिए उनके मन में बेचैनी नहीं होगी। रही बात संस्कृत के विद्वानों की, संस्कृत के विद्वानों को कोई भी सरकार है आज उपेक्षा की दृष्टि से देखती। उनका एक ही मान लिया, ये तो कर्मकांड कराएंगे या पूजा पाठ कराएंगे, मंदिर में घंटी हिलाएंगे। लेकिन एक आपको बात बता दूं, आज देश के पास ना गर्भाधान संस्कार कराने वाले विद्वान हैं और ना अंत्येष्टि संस्कार कराने वाले हैं। विवाह की वेदी पर जब बैठते हैं। आचार्य जी, जितनी विनम्रता से आपने अपनी बात कही, हम उतनी विनम्रता से एक बात जानना चाहते हैं। ये सभी कारक हैं। हाँ। ये सभी कारक हैं, ये स्थिति आ गई है। हाँ। सरकार उपेक्षा कर रही है, लेकिन इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा सीधा सवाल यह है, क्या हमारे आध्यात्मिक गुरुओं में भी गिरावट नहीं आई है? बिल्कुल। क्या वो नाकामयाब नहीं हुए हैं समाज को एक सही रास्ता दिखाने में? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हमारे तथाकथित संस्कृत पाठशालाओं के नीति निर्धाता सरकार की ओर सुरसा की तरह मुंह फैला करके धन की अपेक्षा करते हैं, तो सरकार उनकी उपेक्षा करती है। आज निश्चित इस बात से मैं कह सकता हूं, आज चरित्र का स्खलन संस्कृत के पाठशालाओं में इसलिए हुआ कि उस समय आचार्य के ऊपर पूरा समाज विश्वास करता था चरित्र के आधार पर, और अपना सब कुछ तन मन धन गुरुकुलों और स्कूलों में समर्पित करने के लिए तैयार रहता था। यानी गिरावट उस तबके पर भी है, गिरावट समाज के उस हिस्से में भी है, सिर्फ इस हिस्से में ही दिखाई नहीं देती। आचार्य जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। शुभलता मलिक जी, आपकी बात पर कोई टिप्पणी करना चाह रही थी। शुभलता जी, आप अपनी बात कहिए। मैम राजीव जी, मैं कहना चाहती हूँ कि पूरा समाज ही जिम्मेदार है इस चीज के लिए। समाज अपनी पूरी जिम्मेदारियां भूल चुका है।
माँ बाप कौन कहता है कि माएँ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है? ना माएँ निभा रही हैं, ना शास्त्री जी निभा रहे हैं, ना हमारे जो भी पंडित हैं, जो भी हमारे बने हैं महात्मा, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। महात्माओं को आप देख लीजिए, जगह जगह कितने बुरे हालात रोज मीडिया में दिखाया जाता है। अब उनसे आप क्या सीखेंगे? रही माओं की बातें, तो माएँ तो आप अनपढ़ हैं या पढ़ी लिखी हैं, जो अनपढ़ हैं उनका तो खैर वो तो बेचारी कर क्या सकती हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी माएँ हैं, जो हमारे समाज में मैं देखती हूँ अपने आसपास, उन्हें अपनी जो घरेलू औरतें हैं वो भी महीने की 10 किट्टियां होती हैं, 10 दिन उनकी प्लानिंग के होते हैं, भाई वो कैसे मैनेज करे जाएंगी। फिर वो इतना बड़ा सर्कल उनका बन जाता है अपना फ्रेंडशिप का, कि उस सर्कल में जितने फंक्शन होंगे वो सब मिलना जुलना, सब उनको फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चों के लिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं, किस टाइम वो आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मेड लगा दी जाती है काम के लिए, आएगी बेबी को खाना खिला देना, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकती माँ आज की। तो जब आप इतने ज्यादा सोच नहीं सकते, हाँ तब तो एक समाज के स्तर पर शुभलता जी आपका वही हश्र होना है जो आज हो रहा है। फिर तो इस पर चिंता फिजूल ही है, फिर तो इस पर चर्चा फिजूल है। चिंता तो करनी पड़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमें आप चिंता संभालनी करके है। कर क्या लेंगे? हमें अगर संभालनी आपने है। अपने टाइम को इस तरह से बांट रखा है, अगर जीवन जीने की चुनौती इस तरह आपके सामने खड़ी है, कहीं शिक्षा के बहाने कहीं अशिक्षा के बहाने, फिर समाधान कैसे निकलेगा? हम समाधान ढूंढने की तरफ बढ़ेंगे। हम जरा संध्या जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनको इस चर्चा में शामिल कर लें। संध्या जी, चूंकि आपको काफी तजुर्बा है समाज का भी और राजनीति का भी, हम ये जानना चाहते हैं कि दरअसल ये समस्या है क्या? ये राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति से जुड़ी समस्या है? अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा दी जाए तो समाज का उलट पुलट हो जाएगा, उस दिशा में चला जाएगा, या फिर जब तक सामाजिक चेतना नहीं जगाई जाएगी तब तक इस जैसे विषयों का कुछ होने नहीं जा रहा है? कैसी समस्या समझते हैं संध्या जी आप इसे? देखिए राजीव जी, ये बड़े ही खेद का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने ये कहा कि हम असमर्थ हैं। असमर्थ तो सरकार नहीं हो सकती है। सरकार को यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से शुरू होती है। जब बच्चे गुम होते हैं उन्हीं के, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि युवा दोनों तरफ से मर रहे हैं। एक बार तो अश्लील मूवीज भी उन्हीं पर बनती हैं, उन्हीं को ही दिखाई जाती है, तो दोनों तरफ से युवा जो हमारे देश के हैं वो पूरी तरह खतरे में है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की सदस्य होने के नाते मैंने 3 साल पहले ही ये लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि इस तरीके से जो पोर्न साइट्स आ रही हैं और मिडल ईस्ट में पूरी तरह बंद है, पूरी तरह बैन है, अमेरिका में पूरा बैन है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेविड कैमरून ने जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने देश में एक भी पॉर्न वेबसाइट को अलाउ नहीं किया। जो भी पकड़ा जाता है, आप उसको सर्च मारते हैं, जब कोई भी बच्चा लगाता है तो उस पर पूरा एक कंट्रोल होता है। साइबर लॉ का इसी तरीके का, जो हमारे देश में अभी साइबर लॉ मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी माननीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने बोला कि हम साइबर कमेटी बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूं कि साइबर लॉ हमारे देश में अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है जिस स्थिति तक हमें आज तक आ जाना चाहिए था। साइबर लॉज की हमें यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेंगी। आज हमारे एडवोकेट सिविल में प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल में करते हैं, सेल टैक्स में करते हैं, लेकिन दिस इज वेरी रेयर कि कोई साइबर लॉज की प्रैक्टिस करते हैं। वेरी वेरी रेयर, बहुत कम है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर भारत सरकार चाहती है कि वो किसी तरह से भी इस पर कंट्रोल करे, तो उनको सबसे पहले जो हमारे ये सर्वर्स हैं या जो लोग हैं, वो ये एक फॉर्म भरवाते हैं, नो यूर, आपके जो क्लाइंट है, माने आपने एक फोन लिया, आप उसमें अपनी उम्र भी लिखते हैं, फॉर्म में सब कुछ लिखते हैं, तो आप उनको जानिए कि कितने बच्चों ने के पास है आपका फोन। उस फोन पे आप कंट्रोल करिए, वो फोन पे आप फिल्टर्ड करके चीजें दे सकते हैं, उनको आप बंद करवा सकते हैं। आप सरकार के पास में सारे अधिकार हैं पूरी तरह से। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगली पेशी पे मुझे पूरी उम्मीद है, एक एडवोकेट होने के नाते भी, कि नेक्स्ट जो पेशी होगी, मुझे लगता है सरकार पूरे डाटास के साथ आएगी और गवर्नमेंट आके ये उन्हें बताएगी कि अगर इतने 40 करोड़ हमारी वेबसाइट हैं, हम उन पे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम ऐसा ही कंट्रोल कर सकते हैं कि हर प्रोग्राम, हर बात, और वो बच्चों की पहुंच से कैसे दूर हो। बड़ी बात की गई है पेरेंट्स की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेचारे पेरेंट्स को ना तो वेबसाइट खोलनी आती है, ना उनको कंप्यूटर या लैपटॉप आता है। उन माँ बाप के ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो अपना खुद उन पे अधिकार रखते हैं खुद ही, और पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो सोचते हैं पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो इग्नोरेंस है, वो उनकी तरफ से ये नहीं कि हमारा बच्चा बिगड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारा बच्चा इस समय बजाय पढ़ने के ये फोन वेबसाइट देख रहा है। और बच्चों का जो गुम होना है, चाइल्ड जो मैरिजेस हैं, ये सब चीजें हमारे समाज में वो मजबूर कर रही हैं। और गरीबी है, बहुत अधिक गरीबी है। मैं ऐसे ऐसे प्रदेशों में गई हूँ, जिस तरीके से जलपाईगुड़ी है, वेस्ट बंगाल, इधर उधर बहुत सारे प्रदेशों, शिलोंग में, सब जगह उस प्रदेशों में लोग इंतजार करते हैं कि हम अभी एजेंट नहीं आए हमारे बच्चों को खरीदने को। क्या बात है, क्या कुछ कमी हो रही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि समस्या को वहां से पकड़ो जहां से बच्चे लोग खरीद के लाए जाते हैं, वहां पे कोई समस्या को नहीं देखता है। वहां से आप आके ना आने ना दो, पॉलिसिंग करो, उसके बाद में आप सोचा जाता है कैपिटल में ही हम संभाल लेंगे जी, क्योंकि ये दिल्ली है, हम देखेंगे। यहाँ आप नहीं देख पाएंगे। जहां से शुरुआत होती है, जहां से गंगा निकलती है, वहीं से देखा जाता है कि कहां से निकल रही है। आप देखिए कहां से आपकी समस्या शुरू हो रही है। उन गरीब लोगों से उनके बच्चों को उठा लाते हैं, खरीद लाते हैं, कुछ भी कर लाते हैं। रांची से वहां, माने मैं प्रदेशों के नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैंने खुद देखा है कि वहां कई बुढ़िया महिलाएं हमारे पास आई, वो हमसे ये पूछने लगी, जब हमने एक वहां पे एक मीटिंग लगाई कि हम आपको देखने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात करने आई हूँ, कोई बहुत दिन हो गए बच्चे खरीदने वाले लोग नहीं आए। तो मैं आई वाज शॉक्ड, मैं हैरान थी कि लोग खुद देना चाह रहे, क्योंकि उनके पास में खाना नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है। सरकारों के सारे प्रोग्राम वहां फ्लॉप हो जाते हैं जहां पे हम गरीबी को नहीं मिटा। यानी आप कह रहे हैं संध्या जी कि हम जो समस्या की जड़ है वहां चोट नहीं करते हैं, हम समस्या और उसका समाधान कुछ ऊपर खोजते रहते हैं। अच्छी बात है, आपने अपना तजुर्बा शेयर किया। हम सुमन दहिया जी के पास जाएंगे, उसके बाद हम कैलाश जी के पास आएंगे। अभिभावक क्या सोचते हैं, अभिभावकों की अपनी चिंताएं क्या है? सुनीता जी, आपको टिप्पणी करना चाह रही हैं, प्लीज। 1 मिनट के लिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, संध्या बजाज जी इतने समय तक सरकार में रही और इतने ऊंचे ओहदे पर रही, क्या वो कोई ऐसा डाटा हमें दे सकती है, प्रोवाइड करवा सकते हैं कि उन्होंने उस पद पर रहते हुए कितने बच्चों को इस उससे बचाया, कहां तक उन्होंने, उनका क्या योगदान रहा? इतने साल तक वो सरकार में रही, इतने साल तक वो इतने ऊंचे ओहदे पर रही, उनका खुद का क्या योगदान रहा, वो भी देखा उन्होंने, और वो शॉक्ड रही, शॉक होके वो वापस आ गई। मुझे ये बताएं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इतने सालों तक उस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने क्या किया, उनका क्या योगदान रहा?